अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अवतार मूवी किस किस ने देखी है और आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी है, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को क्या देखने को मिली है? यानी कि ये एक ऐसी चीज है कि हाँ, ये मुझे इस मूवी की सबसे अच्छी लगी। वो चीज क्या है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, अगर आप लोग इनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एक बार को लाने लगे ना, राइटिंग प्रैक्टिस में, तो यहीं से ही फिर आप लोगों का आंसर राइटिंग भी डेवलप होने लगेगा। जो भी चीज आप लोगों के दिमाग में कुछ चल रही है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो, तो यहां से आप लोगों के थॉट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर तो ये चीजें आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, फिर आंसर राइटिंग में आप लोग काफी आसानी रहेगी। ठीक है, इसीलिए बीच बीच में कुछ भी पूछ लेता हूं ताकि आप लोग एक लिखने की हैबिट बना सकें। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, आप लोग क्या मिला इससे सीखने को। बेसिकली यहां पर इसी से रिलेटेड एक डे है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर क्या होता है, बेसिकली लड़ाई होती है इनकी, और जो वहां की जो भी वो बेसिकली वहां से जो कीमती मटेरियल निकालने वाले होते हैं उनके बीच में, और इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा इस मूवी में, वो था यहाँ के जो लोग जो रह रहे थे इस पर्टिकुलर एरिया में, उनका जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ में जो कनेक्शन था, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने कि एक तरीके से जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में कितने अच्छे से कनेक्टेड थे, किस तरीके से उसकी पूजा किया करते थे, किस तरीके से वहां पर एक सारा बैलेंस बनाकर ये रखे हुए थे। यानी कि जिसको आजकल में हम लोग चिल्लाते रहते हैं ना कि मैन मेड एक्टिविटीज के द्वारा सारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो गया है, तो इनके द्वारा वो एक बैलेंस वहां पर बनाया गया था। तो ये कई बार यहां पर जब आर्म कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किसी कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है, किसी के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है, तो वहां पर हम लोग कभी ये नहीं देखते कि हम लोग इंसान तो वहां पर मार ही रहे हैं, जीव जंतु तो वहां पर मर ही रहे हैं, उसी के साथ में आप लोग वहां का इन्वायरमेंट भी बेकार कर रहे हो। वहां पर इन्वायरमेंट काफी खतरनाक हो जाता है, आगे आने वाले कई सालों तक वहां पर फिर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा सिचुएशन जो है ग्राउंड लेवल पर खराब हो जाती है। तो इस तरीके का डे जो है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है 6 नवंबर को। तो ये लोगों को एजुकेट करता है कि इस तरीके की जो एक्टिविटी आप लोग करते हैं इससे जो इन्वायरमेंट डैमेज होता है उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना है, क्योंकि जिस तरीके का इन्वायरमेंट आज के दिन में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़कर गए हैं। क्या आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़कर जाएंगे या फिर नहीं, तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, अपने गिरेवान में झांकना पड़ेगा कि हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये हमको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाने की कोशिश करेगा अगर ऐसा सोचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आइडिया रखेगा। आगे बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के सामने। ये बात की जा रही है यहाँ पर टेली लॉ के बारे में। इसके द्वारा टच किया गया एक माइलस्टोन जिसमें 4 लाख के करीब बेनिफिशियरी यहाँ पर इसका फायदा उठा पाए हैं। ये किसकी हेल्प से? ये है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको CSS के नाम CSC के नाम से आप लोग जानते हैं। टेली लॉ क्या होता है? जब आप लोग कोई लीगल इंफॉर्मेशन चाहते हैं और ऑनलाइन के थ्रू और डिपार्टमेंट के थ्रू या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिल पाती है, तो इसको आप लोग बोलते हैं टेली लॉ। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये टेलीकम्युनिकेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी बेस पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर लगभग 4 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, तो ये ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू, तो यहाँ पर जाकर आप लोग उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। टेली लॉ प्रोग्राम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है, 2017 में इसके द्वारा एड्रेस किया, ये लॉन्च किया गया था, ताकि जो केस होते हैं प्री लिटिगेशन, यानी कि आप लोगों को सुना होगा कि इस तरीके से कि अदालत में जाने से पहले ही केस का निपटारा कर लेना, तो उस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बड़ा सपोर्ट किया जाता था। इनका ये मानना था कि अगर आप लोग जाओगे अदालत के अंदर तो वहां पर दोनों साइड से आप लोगों का पैसा लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, पता नहीं केस कितना लंबा खिंच जाए, क्यों ना आप लोग बाहर बैठकर ही दोनों एक मीडिएशन के थ्रू इस प्रॉब्लम का निपटारा कर लें। तो ये काफी अच्छा एक कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हैं। टेली लॉ सर्विस जो है यहाँ पर ये एक तरीके से जो यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कराएगी कम्युनिटी को, तो यहाँ पर इसके जो वॉलेंट्री थे वो प्रोवाइड करा रहे थे NLSA, CSC और ई गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि बेसिकली यहां पर बोली जा रही है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसी के साथ में कम्युनिटी जो सर्विस सेंटर है इसके थ्रू ई गवर्नेंस यानी कि ऑनलाइन मीडियम के थ्रू यहां पर ये चीजें हो रही थी। नेशनल लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है इसके रिलेटेड एक डे भी है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, नेशनल लीगल सर्विस डे के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं। तो नेशनल लीगल सर्विस डे जो है ये 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ये जो डे है यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाता है ताकि एक रीजनेबल और फेयर जस्टिस आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके, हर एक सिटीजन को जिसके पास में पैसा नहीं है उसको भी कम से कम जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। तो हमारी कंट्री में यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में यहाँ पर यह बोला गया था कि जो पुअर सेक्शन है और जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए आप लोग कुछ करिए। तो उस टाइम पर यहाँ पर कई तरह की फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करानी स्टार्ट की गई। सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर कई सारी ऐसी अथॉरिटी बनाई गई जहां से कि कोर्ट में एंट्री नहीं करनी पड़े, थोड़ा सा दूर ही डिस्टेंस पर यहां पर चीजें का निपटारा किया जा सके। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड कराई जा सके फ्री लीगल और एडवाइस टू एवरीवन, जहां तक पॉसिबल हो सके। लीगल अवेयरनेस फैलाई जा सके। लोक अदालत जिसमें जनता आती है, अपने अपने मुद्दे रखती है और फिर उसका डिस्कशन होता है वहां पर, उसके बाद में फिर अपना सोल्यूशन लेकर चले जाते हैं। मीडिएशन का काम वहां पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, यही प्रमोट करते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि किसी के साथ में जाकर आप लोग वहां पर एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, उसके साथ में लड़ना नहीं है, उसका रिजोल्यूशन आप लोग कर लेना है, सोल्यूशन निकालना है। तो ये सारी चीजें जो मीडिएशन है, लोक अदालत है, या जो मैंने बताया अभी ऑल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव माना जाता है। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। इसमें वुमेन और चिल्ड्रन को हेल्प मिलती है फ्री, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल जो वर्कमैन है, इसी के साथ में पर्सन्स इन कस्टडी, तो इन सबको यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि एक तरीके से पर्सन विद एन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपी और जो नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको भी ये हेल्प मिलती है। विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहां पर अगर जिस तरीके से बैगर वगैरह हैं उनको भी ये जो चीजें मिलती है। नेचुरल डिजास्टर में अगर कोई प्रॉब्लम में आया है उसको भी यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसके बारे में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई कि ये क्या बोलती है जब फ्री लीगल सर्विस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये बात कर रही है बेसिकली मोबिलिटी के बारे में, चलना फिरना, यानी कि एक तरीके से कहीं पर आना है जाना है आप लोगों को, आप लोग खुद पैदल चल सकते हैं, बाइक का यूज़ कर सकते हैं, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पर आना जाना है आप लोगों को। तो ये इसी के साथ में बात की जा रही है 13 अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI जिसको बोला गया, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा 9 नवंबर को ये ऑर्गेनाइज कराई जानी है। ये एक डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस यहां पर रहने वाली है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर वेबिनार जिसको आप लोग बोलते हैं उसके थ्रू यहां पर कंडक्ट कराई जानी है। यानी कि जो हमारी कंट्री में आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उनके द्वारा यहां पर ये एक वेबिनार देखने को मिलेगी, जिसमें शहरों में कैसे मोबिलिटी होनी है, चलना फिरना कैसे होना है, भीड़ भड़ाके वाले इलाके ज्यादा नहीं बनाने हैं और सब जनता को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो उसका बेसिक पर्पज है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की डिसेमिनेट की जा सके इन्फॉर्मेशन टू द सिटीज, की जो ऑफिशियल है वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पर एक तरीके से लेटेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिस को लेकर आएंगे, जो कि ग्लोबल लेवल पर फोकस की जाती है। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री में अगर कोई गाड़ी चला लेता है तो ये समझिए वो वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर गाड़ी चला सकता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता किस डायरेक्शन से कहां से कौन सी गाड़ी आकर कब ठोक कर चले जाए, कब यहां पर किसका एक्सीडेंट हो जाए। हमारी कंट्री में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट एक दिक्कत आप लोग को देखने को मिलती है। 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं एक साल में, जिसमें से 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, तो वो चीजें भी यहां पर कम होती नजर आएगी। मेन जो थीम है इसके पीछे वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। तो ये बेसिक फोकस इसका यहां पर रखा गया है, अर्बन मोबिलिटी में जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन भी बन सकता है डायरेक्ट, किस मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है वो सब चीजें भी पूछी जा सकती है। और बेसिकली जो थीम है वो तो याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमारी कंट्री में जो जम्मू एंड कश्मीर जब अपना पार्ट बनाया गया तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारी कंट्री में किस दिन यहां पर साइन किया गया था? ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह उनके द्वारा, जब जो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया का पार्ट बना था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेट आप लोगों को बतानी है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हिंदू वाली जो वीडियो है उसके अंदर में, शायद आप लोगों ने सुना होगा उसमें, तो ये रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा। बात करें यहां पर, ये बात की जा रही है 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया जा रहा है यहां पर गिलगित बल्तिस्तान इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा ये हरकत की जा रही है। बोला जा रहा है कि हमारे द्वारा अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 1 नवंबर को। गिलगित बल्तिस्तान वो रीजन है जब हमारी
कंट्री में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर ले गया था तो सारा रीजन इंडिया के अंडर में आ गया था। पर लेकिन ये वो रीजन है जो आज के डेट में भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको हम लोग पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हैं। इसको ये एक तरीके से हम पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हैं, इसको ये आजाद एरिया बोलते हैं, एक तरीके से आजाद कश्मीर के नाम से भी कई बार यहाँ पर ये इसको पुकारते हैं। यानी कि ये हम लोग इसको पाक ऑक्युपाइड बोलते हैं और ये बोलते हैं कि आजाद हो गया ये इंडिया से। तो ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसको यहाँ पर अभी 5वीं प्रोविंस बनाने की बात की जा रही है। प्रोविंस का मतलब होता है राज्य। जैसे हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी 5वीं प्रोविंस बनाना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन को। और ये रीजन है जो है इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में 1947 में जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी, आंसर बता देता हूं मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था। आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर यहीं पर ही, अगर मेरे से पहले आंसर देना चाहते हैं। तो यहां पर 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, जिसके चलते सारा पोर्शन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। पर लेकिन पाकिस्तान मनमाने ढंग से इसको आज के डेट में अपने अंडर में लिए हुए हैं, तो इसके चलते यहां पर ये काफी बार दोनों कंट्री के बीच में ये समस्या का रीजन बना रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये ओवरव्यू आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा अभी यहां पर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको NCAER बोला गया है, NCR नहीं है, ठीक है, NCAER, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट जो है ये बोला जा रहा है एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मॉनसून मिशन, यानी कि मॉनसून जो मिशन है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, यानी कि इन दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके क्या फायदे देखने को मिलेंगे। आप लोग यहां पर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में आप लोग किसी की कोई लड़की है, बेटी है, बहन है, या फिर कोई और पर्टिकुलर परिवार में कोई पर्सन है, उसकी शादी करनी है। एक तो आप लोग उसका जो बेसिकली दहेज में देने में उसमें आप लोग 5 लाख 6 लाख या फिर 10-10 लाख रुपए दहेज में लगा दो। दूसरा यह है कि आप लोग 5-6 लाख रुपए उसकी पढ़ाई पर लगा दो। तो कहां पर ज्यादा फायदा है? तो दहेज में अगर आप लोग दहेज एक बार को दे भी दोगे तो वो जो है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। पर लेकिन अगर उसकी पढ़ाई पर इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिया तो उसकी उम्र पूरा साथ, एक तरीके से पूरी उम्र उसका साथ देने वाला है वो पर्टिकुलर जो उसका एक तरीके से जो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कल को हस्बैंड, खुदा ना खास्ता हस्बैंड के साथ में कुछ हो जाता है तो वो पर्टिकुलर जो बंदी है वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। यानी कि यही बात यहां पर बोली गई है, अगर मॉनसून को फोरकास्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं या फिर हाई कंप्यूटिंग फैसिलिटी हम लोग लेकर आ पाते हैं, तो इससे आज की डेट में जो बाढ़ आती है या फिर जो एक्सट्रीम कंडीशन बढ़ती है, कहीं पर सूखा आ गया, तो उससे पहले ही हम लोग बता पाएंगे अपने किसानों को, अपने मछुआरों को, या फिर कोई और भी जो वनरेबल सेक्शन है इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर ये कंडीशन जो है कई सारी जो जान मान की जो हानि है उसको होने से बचा पाएंगे। तो इसमें 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है नेशनल मॉनसून मिशन और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ का, इसके लिए यहां पर ये 50 फोल्ड इंक्रीज करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट में, यानी कि ये काफी ज्यादा फायदा यहां पर पहुंचाने वाला है। बिल्कुल ऐसे जैसे लड़की के अगर पढ़ाई में आप लोग लगाते हैं तो वो नहीं कहते कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो इसका मतलब ये समझिए पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। पर लेकिन एक अगर मर्द, यानी कि एक जो परिवार में जो एक इंसान है वो पढ़ा लिखा है, मेल पढ़ा लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो अकेला पढ़ा लिखा है, यानी कि औरत जो है वो पूरे परिवार को चलाती है। ऐसा यहां पर इसलिए स्टेटमेंट बोली जाती है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में जो IMD है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि यहां पर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पर्टिकुलर मिशन के तहत, वो भी यहां पर चीजों को और अच्छे लेवल पर डेवलप कर पाएगा। तो किसानों को फायदा है, मछुआरों को फायदा है, खासकर अगर आप लोगों ने देखा हो जैसे फेरी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, खासकर अगर सी के थ्रू या फिर ओशियन के थ्रू, तो वहां पर भी आप लोग अगर अच्छे से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो ये एक और अच्छे यहां पर मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि वहां पर भी ये फायदा पहुंचाएगा, तो बहुत ज्यादा फायदा इसका देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक उदाहरण आप लोग ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ लिखने के लिए आता है, जैसे हेल्थ के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इनडायरेक्ट वे में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आप लोग उसके बेनिफिट बोल सकते हैं। अपनी हेल्थ के बारे में चाहे आप लोग बात कर लीजिए, चाहे कंट्री की हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, अगर कंट्री में जो पर्सन है हमारे हष्ट-पुष्ट रहेंगे तो लंबे समय तक वो बैठकर काम कर पाएंगे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अपने आप बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वही बात समझाई गई है यहां पर। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर इंडिया और जो यूएई है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। यूएई को अगर आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में देखना चाहते हैं तो ये है हमारी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग देखिए, और यहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएई। अगर आप लोग इसको यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं कि कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन है, तो ये है अपनी कंट्री यहां पर, और थोड़ा सा इसको जब जूम करके हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए ये हो गया यूएई।
यूएई में दुबई के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो दुबई जो है यहाँ पर एक सिटी है यूएई के अंदर में, और इसी के साथ में आबू धाबी इसकी कैपिटल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखेगा। पर्सियन गल्फ यहाँ पर हो गया, गल्फ ऑफ ओमन यहाँ पर हो गया, बहरीन यहाँ पर हो गया, कतर यहाँ पर हो गया। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि आप लोग इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। तो अभी हम लोग यूएई के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। 8वीं मीटिंग यहां पर इंडिया और यूएई की जो ज्वाइंट टास्क फोर्स की ऑन इन्वेस्टमेंट, ये यहां पर देखने को मिली, जो कि वर्चुअल मीटिंग थी, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी और इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। एक काफी अच्छे पैटर्न मुझे लग रहा है जब से ये ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इसकी वजह से काफी ज्यादा खर्चा यहाँ पर बच जा रहा है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डेलीगेशन जाता है, जाने के बाद में वहां पर उसको उसका पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, खाना पीना होता है, आने जाने में भी खर्चा लगता है। तो करोड़ों रुपए यहाँ पर लग जाते हैं। तो उनको हमको सेव कर पा रहे हैं उनको, और आगे उनको यूज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर ऑनलाइन अगर मीटिंग हो जा रही है तो ये वर्चुअल फॉर्मेट में देखने को मिली। ज्वाइंट टास्क फोर्स इंडिया और इजराइल का जो देखने को मिला 2012 में, ये क्रूशियल फोरम था जो स्टार्ट किया गया दोनों कंट्री के बीच में, खासकर इकोनॉमिक टाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैकेनिज्म जो है यहाँ पर एज्यूम किया गया ग्रेटर इंपोर्टेंस जब दोनों कंट्री के द्वारा यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CSPA ये साइन किया गया 2017 में। दोनों साइड के द्वारा रिव्यू किया गया एग्जिस्टिंग यूएई जो स्पेशल टास्क, खासकर जिसको यूएई प्लस के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ में फास्ट ट्रैक जो मैकेनिज्म है यहाँ पर जो क्रिएट की 2018 में, फैसिलिटेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और कोई भी अगर चैलेंज आता है उसको रिजोल्व करने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस किया गया यूएई इन्वेस्टर के द्वारा इन इंडिया में, यानी कि इंडिया और यूएई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, और कैसे सिचुएशन को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सकता है एक दूसरे की कंट्री के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 8वीं ये मीटिंग अभी देखने को मिली इंडिया और यूएई के बीच में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। अभी रिसेंटली यहां पर जो एक तरीके से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने के लिए कंट्री में, ताकि जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको मेंटेन रख सके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट जो स्कीम है यहां पर, उसके बारे में बात की जा रही है। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस यानी कि जो चावल होते हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, खासकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जिसको पीडीएस आप लोग बोलते हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके थ्रू यहां पर चीजों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। ये जो स्कीम है यहां पर, जिसके चलते यहां पर एक अच्छे लेवल पर जो न्यूट्रिशन लेवल है वो उसको एनहेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो पायलट स्कीम है जो कि अप्रूव की गई फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, 2019-20 से लेकर 3 साल तक का यहां पर ये रहने वाला है, और 174 करोड़ रुपए यहां पर इसके ऊपर खर्च किए जाने हैं। 15th यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है जो कि यहां पर आइडेंटिफाई, जो 15th स्टेट गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई को कर चुकी हैं रेस्पेक्टिवली एक डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट फॉर इंप्लीमेंटेशन पायलट प्रोजेक्ट। हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं, 28 में से 15 राज्य ऐसे हैं जो यहां पर इसको एक डिस्ट्रिक्ट में एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंप्लीमेंट करने के लिए आगे लेकर यहां पर चल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर यहां पर, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसी के साथ में मिड डे मील स्कीम जो है, तो उसी पैटर्न में आप लोगों को ये नजर आएगी यहां पर, ताकि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनके ऊपर भी फोकस दिया जा सके। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आज की डेट में भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है, प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल लेवल प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये कई सारे लेवल पर फायदा पहुंचाने वाली है, और कई सारे राज्य इसको इंप्लीमेंट करते हुए आगे आने वाले टाइम में नजर आएंगे। तो इनमें से यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कई बार कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों से दे दिए जाते हैं एग्जाम में, और पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये वोयलिन बजाते थे, तो नाम था इनका TN कृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। TN श्रीकृष्णन जो थे 1928 से लेके 2020 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा, यानी कि यहाँ पर जो इनका टाइम ड्यूरेशन था, इसके चलते इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की। कर्नाटिक जो म्यूजिक वॉयलिनिस्ट थे यहाँ पर ये, जिनको संगीत नाटक अकेदमी जो 1974 में इनको दिया गया, पद्म भूषण 1992 में, पद्म श्री 1993 में। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है। सबसे ऊपर हमारी कंट्री में जो अवार्ड होता है सिविलियन फील्ड में, उसको बोलते हैं हम लोग भारत रत्न। दूसरे नंबर पर बोलते हैं पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर बोलते हैं पद्म भूषण, चौथे नंबर पर बोलते हैं पद्म श्री। तो इनको सेकंड और फर्स्ट जो नीचे से अगर आप लोग चलेंगे, ये नंबर के अवार्ड उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। टॉप पर जो है वो है भारत रत्न, ये याद रखिएगा। और संगीत नाटक कला अकादमी भी इनको 1974 में दिया गया है। तो इस तरीके के पर्सन के ऊपर आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज पूछ ली जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। वुमेन इंपावरमेंट के लिए लिखने के लिए कुछ आता है तो ऐसी न्यूज आप लोग वहां पर लिख सकते हैं। बात की जा रही है 6 महिला के द्वारा एक स्टार्टअप चलाया जा रहा है, जिसको यहां पर अभी अवार्ड दिया गया है कोविड-19
श्री शक्ति चैलेंज जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया माई गव, यानी कि माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा यूएन वुमेन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। माई गव इन कोलैबोरेशन विद यूएन वुमेन, यहां पर कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जो अप्रैल 2020 में, तो ये बेसिकली जो जीता गया है अभी यहां पर 6 वुमेन द्वारा लीड जो स्टार्टअप है उनके द्वारा यहां पर इसको जीता गया है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंक्रेज किया जा सके इंडिविजुअल वुमेन या फिर उसके द्वारा जो यहां पर बेसिकली स्टार्टअप है कोई उसको यहां पर, ताकि अगर उन्होंने काफी अच्छा प्रोत्साहन दिखाया यहां पर कोविड-19 के साथ लड़ने में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई इंपैक्ट जो कि लार्ज सोसाइटी के ऊपर खासकर वुमेन के ऊपर इंपैक्ट डालता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला गया है तो उन स्टार्टअप उन इंडिविजुअल को यहां पर काउंट किया जाता है। इनके द्वारा यहां पर क्या क्रिएट किया गया, इनके द्वारा नॉन एल्कोहल हैंड सैनिटाइजर बनाया गया है जो कि डिसइंफेक्ट का काम करेगा यहां पर, खासकर बायोडिग्रेडेबल है, स्किन फ्रेंडली है और हाईली इफेक्टिव है, जो हाईली इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर स्प्रेडिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो ये इसके चलते यहां पर इनके द्वारा भी ये अवार्ड जीता गया है। तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। वीडियो के एंड में अभी आप लोगों से क्विज होगा, एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंशन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट जाना, डिटेल में समझा इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज थे यहाँ पर हम लोगों ने लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में कुछ जाना। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है 13th मोबिलिटी समिट के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा गिलगित बल्तिस्तान को अपना प्रोविंस बताने की बात की जा रही है, वो चीजें समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर समझा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कुछ एरिया पर फोकस किया जा रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मानसून से रिलेटेड। इसी के साथ में इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग को जानने को मिला। और नेक्स्ट हम लोगों ने जो जाना यहाँ पर ये 6 वुमेन लेड स्टार्टअप है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली यहाँ पर कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज कराया गया था, उसमें यहाँ पर इनको जीत मिली है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं, टेली लॉ प्रोग्राम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 2017 में। 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, इसी के साथ ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। इसी के साथ में थीम क्या है इसकी, यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके बाद नाम आप लोगों को बताना। इसके द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई। तो एस्टिमेट जो यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट है यहाँ पर वो देखने को मिलेंगे, खासकर मानसून के बारे में अगर बात करते हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं। 8th मीटिंग जो थी इंडिया और यूएई की यहाँ पर ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी, DFPD। ये क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में कौन यहाँ पर मिलकर काम कर रहा था कि कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज कराया गया, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहां पर काम कर रही थी। तो ये है टोटल आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देने हैं। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर आप लोगों ने यहां तक देख लिया है और किसी भी रीजन से आप लोगों को ये पसंद या फिर ना पसंद आए तो लाइक और शेयर उसी हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। पीडीएफ सारी यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रोवाइड करा दिए ऑलरेडी, उनको यहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।